आज हम लोग क्विज़ 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्विज़ आज ही 18 अप्रैल को आप लोगों ने बनाया था। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कितने विभिन्न प्रकार से शब्द मेलिंग्स, एक शब्द दिया हुआ है मेलिंग्स के अक्षरों को व्यवस्थित किया जाए कि एम और एन सदैव एक साथ आए। एम और एन दोनों को एक साथ आना। देखो ये जो क्वेश्चन है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। आपको किसको किसको साथ लाना है, तो एम और एन को साथ लाना है। तो सबसे पहले आप काउंटिंग कर लीजिए कि इस मेलिंग्स में कितने लेटर्स हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें जो लेटर का संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लेटर हैं, तो 8 लेटर है। अब 8 लेटर में ही ये दो लेटर है एम और एन। तो इन दोनों को चूंकि एक साथ रखना है, तो सबसे पहले इन दोनों को इसमें से निकाल लीजिए। तो ये हो गया कितना लेटर, 6 लेटर। अब ये दोनों एक ग्रुप है, तो टोटल से हमारा जो लेटर का हो गया वो हो गया 7। हम लोग ये जानते हैं, जैसे कि कोई वर्ड में 3 लेटर हो तो उसको 3 लेटर को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो फैक्टोरियल 3, 2 लेटर हो तो फैक्टोरियल 2, 5 लेटर हो तो फैक्टोरियल 5। तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास कितने लेटर हो गए, तो टोटल 8 था। 8 में से ये 2 को हमने माइनस कर लिया, तो ये 6 हुआ। और ये एक ग्रुप है, ये जो एम और एन है इसको हमने एक ग्रुप माना। तो टोटल से हमारे पास जो लेटर हो गया वो 7 हो गया। अब इस 7 लेटर को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 7 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब हम लोगों को देखना ये है कि इस वर्ड में कोई रिपीटेशन भी है क्या, क्या ऐसा भी कोई लेटर है जो एक से ज़्यादा बार आया है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आई जो है 2 टाइम्स है। आई के अलावा ऐसा कोई भी लेटर नहीं है जो रिपीट हुआ है। तो आई के लिए आई 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए फैक्टोरियल 2 को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। अब ये एम और एन जिसको कि हमने एक ग्रुप माना था, ये भी तो खुद में अरेंज होगा, तो इसके लिए फैक्टोरियल 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा, ये फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 7। और फैक्टोरियल 7 का जो वैल्यू होता है वो 50-40 होता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति पहले दिन किसी किताब का 2/5 भाग, दूसरा दिन 34% और शेष भाग को अगले 2 दिन में पढ़ता है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ये फ्रैक्शन में है 2/5 और ये परसेंटेज में है। तो इस फ्रैक्शन को सबसे पहले हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2/5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपको 40%। इसका मतलब पहले दिन वो कितने परसेंट पेज को पढ़ा, 40% को। दूसरे दिन वो कितने परसेंट पेज को पढ़ा, 34% को। और शेष भाग को, तो सबसे पहले ये देखिए किसी भी बुक का जो टोटल पेज है वो 100% है। तो ये 40% और ये 34% मिल के हो जाएगा 74%। जो अब आपका शेष भाग बचेगा वो होगा 36%, सॉरी वो होगा आपको 100 से जब इस 74 को माइनस कर लीजिएगा तो 26%। अब ये जो 26% है इसको अगले 2 दिन में पढ़ा जाता है, यदि उसने 2 दिन में समान पेजों की संख्या को पढ़ा। अब ये जो 26% है इसको 2 दिन में पढ़ा जाता है और 2 दिन में समान, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जब 2 पार्ट में होगा तो 13%। और अंतिम दिन में पढ़े गए पेजों की संख्या 52 थी
और ये दिया हुआ है जो लास्ट दिन में 13% पेज पढ़ा गया होगा और इसका वैल्यू कितना के बराबर है, 52 के बराबर है। आपसे पूछा गया कि बुक में कितना पेज था, टोटल नंबर ऑफ पेज पूछा गया आपसे। तो टोटल नंबर ऑफ पेज जो होता है वो 100% होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 400 हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर 5 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, एक स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 75% है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं लड़की जी, इसका जो वैल्यू है वो लड़का बॉय का 75% है। यहाँ से हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। लड़की और लड़का का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 3/4। अब अगले लाइन को फिर हम लोग देखते हैं। लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर 30 है। देखिए यहाँ पे लड़की का जो वैल्यू है वो 3 का मल्टीपल है और लड़का का जो वैल्यू वो 4 का मल्टीपल है। इन दोनों के बीच का अंतर डिफरेंस आपको दिया हुआ है और यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। ये जो 1 है ये 30 के बराबर है। आपसे अगला लाइन में है, किसी दिन 20% लड़कियां अनुपस्थित थी तो उपस्थित लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लड़की टोटल से है कितना उस स्कूल में वो निकालना पड़ेगा। तो लड़की का जो वैल्यू है वो देख लीजिए 3 है। ये 3 का जो मान निकलेगा यहाँ से वो 90 निकलेगा। आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 20% लड़कियाँ एब्सेंट थी। तो बाबू अगर 20% लड़कियाँ एब्सेंट थी तो प्रेजेंट जो लड़की होगी वो 80% होगा। 80% किसका? तो लड़कियों की संख्या का। लड़कियों की संख्या 90 है, इसका जब आप 80% निकालेंगे तो ये 72 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 20% और 15% बढ़ा दी जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, बेलन सिलेंडर में 2 चीज़ रहता है, एक त्रिज्या उसका होता है और एक उसका हाइट होता है। त्रिज्या को 20% से और हाइट को 15% से इंक्रीज़ किया गया। आपसे पूछा जा रहा है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ का एरिया होता है, कर्व सरफेस का जो एरिया होता है वो होता है बाबू 2πRH। अब देखिए ये 2π तो कांस्टेंट है, इसलिए इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो त्रिज्या है ये 20% से इंक्रीज़ हो रहा है और ये जो हाइट है वो 15% से इंक्रीज़ हो रहा है। परसेंटेज में एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि 2 काम एक साथ हो तो उसका इफेक्ट जानने के लिए हम लोग प्रभावी प्रतिशत का फार्मूला लगाते हैं। और प्रभावी प्रतिशत का जो फार्मूला होता है इफेक्टिव परसेंटेज का वो होता है x + y + xy/100। x का वैल्यू 20 है, प्लस 15 प्लस 20 गुना 15 डिवाइड बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये 38% होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को हमेशा देखना होता है कि कौन सा पार्ट के वैल्यू के चेंज होने से वैल्यू चेंज होगा आपके क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में कर सकता है। देखिए ए जो है काम को कितने दिन में करता है, तो 20 दिन में करता है। और बी 30 दिन में करता है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, यदि काम को ख़त्म होने में लगा समय दिया हो
तो उस समय का यदि हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो टोटल काम का पता चल जाता है हम लोग को। यहाँ पे जब आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60, तो टोटल काम कितना है 60 यूनिट। ए का जो इफ़िशियंसी है वो हो जाएगा 3 यूनिट पर डे और बी का इफ़िशियंसी हो जाएगा 2 यूनिट पर डे। ये याद रखिएगा, ए का इफ़िशियंसी है 3 यूनिट पर डे और बी का इफ़िशियंसी है 2 यूनिट पर डे। अब अगले लाइन को देखिए, अगले लाइन में बोला जा रहा है वे एक साथ काम शुरू करते हैं किंतु 8 दिन के पश्चात। 8 दिन तक ये दोनों एक साथ काम करता है। जब ये दोनों एक साथ काम करेगा तो जिसमें से ए करेगा 3 और बी करेगा 2, तो इसका मतलब है दोनों मिलके, ए और बी मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। तो ये लोग 8 दिन में कितना काम कर देगा, तो 8 गुना 5 मतलब 40 यूनिट काम कर देगा। 40 यूनिट काम बाबू कंप्लीट कर दिया है ए और बी ने 8 दिनों में। अब क्या टोटल काम था कितना, तो 60 था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे कि टोटल काम 60 था और 40 यूनिट काम आपका ख़त्म हो चुका है। तो जब 60 में से 40 यूनिट काम ख़त्म हो गया तो काम बचा कितना आपके पास, 20 यूनिट काम बचा। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि बी पहले शुरू करता है। अब जो ये काम है, ये काम अल्टरनेट मेथड से ए और बी करता है, जिसमें कि काम को स्टार्ट कौन करता है, तो बी काम को स्टार्ट करता है। तो बी जब काम को स्टार्ट करेगा तो बी पहला दिन में आके 3 यूनिट करेगा, फिर अगले दिन में ए आएगा और ये 2 यूनिट करेगा। ये एक पेयर हो गया बाबू। एक पेयर कहने का मतलब अब फिर कौन आएगा, बी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग को नंबर ऑफ पेयर निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पेयर जब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो टोटल काम बचा कितना है 20 यूनिट। 20 यूनिट को डिवाइड कर देंगे हम लोग, ये एक पेयर में हुआ टोटल काम से, तो एक पेयर में कितना काम हो रहा है 5 यूनिट, तो 5 से तो ये हो गया 4। तो 4 पेयर बना। कितना पेयर बना, 4 पेयर बना। एक पेयर में कितना दिन था, 2 दिन था। तो 4 पेयर में कितना दिन हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा। 4 पेयर में कितना दिन हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा। तो टोटल आप देखिए यहाँ पे पहले कितना दिन काम किया था साथ मिलके, तो 8 दिन किया था। 4 पेयर आपका हो गया, तो 4 पेयर में कितना दिन हुआ, 8 दिन। तो पहले का 8 दिन और बाद में फिर लगा उसको 8 दिन। तो ये काम कंप्लीट होने में टोटल कितना दिन लग गया, 16 डेज लग गया। इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर निकल गया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पे जब आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा तो ही आपको वो पकड़ में आएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा। चलिए मित्र, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है नीतू और बक्सी की आय में 7:3 का अनुपात है। नीतू और बक्सी की आय में रेशियो क्या है, 7:13। यदि नीतू की आय में 25% की वृद्धि और बक्सी की आय में 30% की वृद्धि हो तो उनके आय का अनुपात 6:8 हो जाता है। आपसे पूछा गया नीतू की आय क्या है। देखो ये क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों, तो वो भी आप देख लीजिए। क्योंकि नीतू का आय कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा और ये हो गया बक्सी का 13x। इसके आय में 25% वृद्धि तो ये 125% हो गया। इसके आय में 30% वृद्धि तो ये 130% हो गया। अपॉन ये इक्वल हो जाएगा 6/8 का। x का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा तो कुछ यहाँ से निकलेगा ही नहीं, कोई वैल्यू फाइंड आउट आप कर ही नहीं पाएंगे। x का मान निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक x का मान नहीं निकलेगा तो नीतू का आय तो 7x है, तो आप मान नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आज की क्विज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं अब हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए एक दूसरी ट्रेन जो समान दिशा में यात्रा कर रही है को पकड़ लेता है। थोड़ा सा आपको हम कॉन्सेप्ट याद दिलाएंगे। आप हमेशा याद रखिए
कि जब दो ट्रेन या जब दो बॉडी चले, गति में हो, तो वहाँ हम लोग को चाल नहीं, क्या लेना होता है, सापेक्षिक चाल लेना होता है। और जब दिशा समान हो तो आपको पता है कि सापेक्षिक चाल क्या हो जाता है, दोनों चालों का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 18 सेकंड में उसे 120 मीटर पीछे छोड़ दिया। यहाँ से इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। तो चाल कितना हो जाएगा, तो 120/18 ये आ जाएगा बाबू मीटर प्रति सेकंड में। इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 24। अब चूंकि आपको पता है एक ट्रेन का चाल 60 है, एक ट्रेन का चाल कितना है 60 है, दूसरे ट्रेन के चाल को हम लोग x मान लेते हैं और दोनों समान दिशा में चल रहा है, सापेक्षिक चाल माइनस में हो जाएगा और ये वैल्यू बराबर कितने के हो जाएगा, सापेक्षिक चाल यहाँ पर आप लोगों ने निकाला है 24, ये 24 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 60 में से 24 को माइनस करेंगे तो 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ए, बी और सी 2:3:5 के अनुपात में साझेदारी करते हैं। 2 महीने के बाद ए अपने भाग में 20% और बी अपने भाग में 10% बढ़ा देता है। मतलब 2 महीना तक तो उसका पूंजी इसी 2 का वैल्यू में रहेगा और उसके बाद क्या होगा, ए अपने पूंजी को 20% से बढ़ाएगा और बी अपने पूंजी को 10% से बढ़ाएगा। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,90,500 हो, कुल लाभ कितना दिया हुआ है आपको, तो 1,90,500। तो आपसे पूछा गया वर्ष के अंत में सी के पास कितना धन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको शुरू करते बनाना, ए बी सी। सबसे पहले हम लोग पूंजी को ले लेते हैं। देखो यहाँ पे चूंकि ए अपने पूंजी को 20% और बी अपने पूंजी को 10% बढ़ाता है, तो पूंजी का पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे रेशियो दिया था 2:3:5 का। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 200 कर लेते हैं, इसको 300 कर लेते हैं और इसको 500 कर लेते हैं। 2 महीने के बाद ये अपने पूंजी को बढ़ा रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये 200 रुपया तो 2 महीना तक ही लगा रहा। और बी जो है 2 महीने के बाद अपने पूंजी को 10% से बढ़ाता है, इसका मतलब बी का जो ये पूंजी है ये भी 2 महीना लगा रहा। अब चलिए ये बढ़ाने के बाद 20% यदि ए अपने पूंजी को बढ़ाएगा तो ए का पूंजी है कितना, 200 रुपया है। 200 का 20% कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। मतलब ए का पूंजी अब कितना, तो 240 रुपया। और बिजनेस ये चला है कितने दिन, तो 1 साल। 1 साल में से 2 महीना तो ए का पूंजी 200 रुपया लगा रहा, ये 240 अब 10 महीना लगा रहेगा। अब उसी प्रकार बी के बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं। बी अपने पूंजी को 10% बढ़ा रहा है। 10% किसका, तो 300 का। 300 का जब 10% निकालोगे तो ये 30 होगा। तो बी का पूंजी कितना हो जाएगा, 330 गुना ये पैसा कितना दिन लगा रहेगा, तो 10 दिन लगा रहेगा। और बाबू सी तो कुछ किया ही नहीं, ना निकाला ना बढ़ाया, तो सी का जो ये पूंजी है ये 12 महीना तक लगा रहेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और फिर आपको वैल्यू निकल के आएगा A:B:C का। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे क्या निकल के आ जाएगा आपको कि A:B:C का मान कितना है, वो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज हो गया। और 1 साल में टोटल कितना प्रॉफिट है वो भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया सी के पास कितना धन था, तो सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू सी का आएगा, सी का भाग निकालना था आपको, तो सी का जो भी अनुपातिक मान आएगा C/A+B+C गुना 1,90,500 कर लेंगे आप, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो आएगा 90,000। ठीक है।
कैलकुलेशन थोड़ा सा आप अपने से करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 12 व्यक्ति एक गोल मेज के गिर्द बैठे हैं। एक गोलाकार मेज है, एक गोलाकार मेज है, उसके चारों तरफ कितने लोग बैठे हैं? तो 12 लोग बैठे हैं। क्या प्रायिकता है कि कोई 3 व्यक्ति सदैव एक साथ बैठे? पहला क्वेश्चन जो आज का था हमारा, उसमें भी एम और एन एक वर्ड दिया था, उसके लेटर को साथ रखना था। तो आपने देखा कि उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, उन दोनों का एक ग्रुप मान लिया था। तो बाबू यहाँ पर सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि जब कभी भी कोई सर्कुलर या कोई क्लोज्ड पाथ के चारों ओर लोग बैठे रहें तो उसके जो बैठने का जो नंबर ऑफ वेज होता है वो हो जाता है, जैसे 12 लोग हैं तो ये कितने तरीके से बैठेगा? तो फैक्टोरियल 12 माइनस 1, मतलब ये बैठेगा, टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा इनको बैठने का वो 11 होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 12 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति को साथ बैठाना है। तो सबसे पहले इस 12 में से तो 3 को आप माइनस कर लो, तो ये हो गया 9। ये कितना हो गया? 9 लोग हो गया। अब चूंकि ये 3 एक ग्रुप में होगा तो टोटल से जो आपके पास काउंटिंग हो गया लोगों का वो कितना हो गया? वो हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा क्या गया? प्रायिकता पूछा गया। तो इसको हम लोग, ये 10 लोग कितने तरीके से बैठेगा भाई? तो फैक्टोरियल 10 तरीके से बैठेगा। और ये जो 3 लोग हैं जिसको कि एक ग्रुप बनाया था आपने, ये 3 लोग भी अपने आप में अरेंज होगा तो ये कितने तरीके से? फैक्टोरियल 3 तरीके से। और प्रोबेबिलिटी पूछा तो टोटल जो बैठने का जो तरीका है वो कितना है? फैक्टोरियल 11 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आंसर में आएगा वो आएगा 3/55, 3:55। ये आपका सही उत्तर रहेगा इस क्वेश्चन का। देखो इसको याद रखना है कि कोई भी क्लोज्ड पाथ है जब उसके चारों ओर लोग बैठे हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज है, अगर n लोग हैं तो फैक्टोरियल n माइनस n तरीके से वो बैठेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कोई धन जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है तो 2 वर्ष बाद 35,280 रुपया, ये 2 वर्ष बाद ये अमाउंट है बाबू, ये याद रखना। ये 2 वर्ष के बाद अमाउंट कितना? तो 35,280। और 3 वर्ष के बाद अमाउंट कितना? तो 37,044। आपसे पूछा मूलधन क्या है। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट हम नहीं कर रहे हैं, उसको आपको करना है। बस आप वीडियो को जब आप बनाएंगे, इसको देखेंगे तो पॉज करके सॉल्व करेंगे, फिर आगे देखेंगे। क्योंकि जब तक कैलकुलेशन आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। केवल देखना नहीं है फिल्म की तरह कि इसको स्टार्ट कर दी और इसको देखना है, बस क्वेश्चन को भी देखेंगे और उसका सॉल्यूशन खुद से करेंगे। तो चलिए, हम लोग को अमाउंट का फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं। अमाउंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, A = P × 1 + R/100 का पावर T होता है, या पावर N हम लोग बोलते हैं उसको। तो यहाँ से ही हम लोग डायरेक्ट रेशियो लेते हैं। तो 37,044 अपॉन 35,280, ये हो जाएगा P × 1 + R/100। ऊपर वाला जो वैल्यू है वो 3 साल के बाद का है तो फैक्टोरी यहाँ पावर में 3, P × 1 + R/100 का स्क्वायर। अब आप देखिए जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये 1 टाइम बचेगा। यहाँ से 1 + R/100 का वैल्यू आपको पता चल गया। तो 1 को अगर इधर लेके आएंगे बराबर की इधर तो R का मान पता चल जाएगा, और R का मान पता चल जाएगा और R का मान आपको निकालना भी है डियर। R का मान ये इक्वेशन आपको बता देगा। उसके बाद आप क्या करोगे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 वर्ष बाद कितना अमाउंट हो जाता है, तो 35,280। अब फॉर्मूला लगाओगे P = 35,280 = P × 1 +
r/100 का स्क्वायर, और r का वैल्यू आप पीछे वाले कैलकुलेशन से फाइंड आउट करके यहाँ पुट करोगे तो p का मान आप यहाँ से निकाल लोगे। तो जो p का मान होगा वो होगा 3200। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 3200 आएगा। ऑप्शन 3 आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम कैलकुलेशन का पार्ट को छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए डियर, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आज हमने आप लोगों को टेस्ट में दिया था, सेट किया था। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या में 65:17 के अनुपात में कमी आ जाती, इसका क्या मतलब कि पहले 65 लोग था और अब कितना लोग घट के हो जाएगा, 17 लोग हो जाएगा। पहले तो कर्मचारियों को कुछ ना कुछ वेतन दिया जाता होगा, तो पहले अगले लाइन को देखिए, उनके वेतन में 34:125 के अनुपात में वृद्धि हो जाती है। पहले वेतन वो एक कर्मचारी को 34 रुपया देता था, अब वो एक कर्मचारी को कितना वेतन देता है, तो 125 रुपीज़ देता है एक कर्मचारी को वेतन। आपसे पूछा गया कि कर्मचारियों की कुल मजदूरी में कितने अनुपात से वो घटेगी। तो डियर कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कर्मचारी पहले कितना 65, बाद में कितना हो गया कर्मचारी 17। एक कर्मचारी को पहले कितना वेतन दिया जाता था 34। मान लो कि आप बिजनेसमैन हो, आपका कोई ऑफिस है, तो 65 कर्मचारी था और एक कर्मचारी को आप वेतन देते थे 34 रुपया, तो इतना ही ना मजदूरी में आपका खर्च होता था। और बाद में क्या हुआ कि कंपनी में कर्मचारी का संख्या कितना हो गया, 17 हो गया, और एक लोग को आप वेतन कितना दे रहे हो अब 125। इस तरह से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 2, ये 13, ये 25, 26:25। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए 9 धारा चैप्टर का, बोट एंड स्ट्रीम का, तो उसमें 2 बात ध्यान रखनी है आपको कि जो x है वो क्या है, शांत जल में 9 की चाल है, शांत जल में 9 की चाल है, और y क्या है, तो धारा की चाल है। ये बस आप केवल याद रखिएगा, y क्या रहेगा, धारा की चाल रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन है आपका, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब x का मान कितना दे दिया है, 45 किलोमीटर पर घंटा, धारा के साथ 180 किलोमीटर जाती है और उसे आने में कुल 9 घंटा समय लगता है। आपसे पूछा जा रहा है धारा का चाल। देखो बाबू, 180 किलोमीटर वो धारा के साथ गया और फिर 180 किलोमीटर धारा के विपरीत में वो लौटा होगा, तो जो टोटल से समय लगा उसको, वो कितना लगा, तो टोटल से उसको समय लगा 9 घंटा। तो 180 किलोमीटर जब वो धारा के साथ जाएगा तो समय कितना लगेगा, टाइम बराबर आपको पता है दूरी बटे चाल। अब नीचे में चाल देना है, धारा के साथ चाल क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई, x का वैल्यू 45 है और y आपको निकालना ही है। अब इसी प्रकार जब वो वापस लौटेगा तो ये हो जाएगा 180 बटे 45 माइनस वाई, और ये दोनों मिला के टोटल से कितना टाइम लग रहा है उसको, तो ये दोनों मिला के उसको 9 घंटा लग रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा और y का जो मान होगा वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा। आप एक बार देख लीजिएगा, आंसर यही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को अब हम लोग देखते हैं। शिप्रा की आयु की गणना उसकी 3 वर्ष पूर्व की आयु के 3 गुने को
3 वर्ष बाद की आयु के 3 गुने से घटाने से प्राप्त की जा सकती है। मान लेते हैं कि जो शिप्रा का आयु है वो x है, शिप्रा का वर्तमान आयु क्या है, तो x है। x कैसे निकलेगा, तो शिप्रा का 3 साल पहले के आयु का 3 गुना करिए, तो शिप्रा के 3 साल पहले का आयु कितना, x माइनस 3, इसका कितना गुना करना है, 3 गुना करना है, को 3 वर्ष बाद की आयु के 3 गुने से घटाने से। देखो सबसे पहले 3 वर्ष बाद का आयु ले लो, तो x प्लस 3, इसमें से क्या घटाना है, तो 3 वर्ष बाद के आयु के 3 गुने को घटाना है, 3 वर्ष, तो ये x माइनस 3, 3 गुना, और ये किसके बराबर हो जाएगा, वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट रुको, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। शिप्रा की आयु की गणना उसकी 3 वर्ष पूर्व की आयु के 3 गुने को 3 वर्ष बाद की आयु के 3 गुने से घटाने पर प्राप्त की जा सकती है। तो शिप्रा का आयु को हमने x मान रखा है, तो 3 वर्ष बाद का आयु कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू x प्लस 3 में से घटाना क्या है, तो 3 वर्ष पूर्व के आयु को घटा देना है x माइनस 3 को, और ये किसके बराबर हो जाएगा, उसके वर्तमान आयु का। जब वर्तमान का मान निकल जाएगा तो 2 वर्ष बाद पूछा, तो x प्लस 2 करोगे तो 2 वर्ष बाद का आयु निकल जाएगा। इसका सॉल्व करने से जो आंसर होगा वो होगा 20 साल। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेंगे। चलिए, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। नैमिष, रणवीर और अर्जुन 3 दोस्त क्रमशः 250 रुपया, 400 रुपया और 300 रुपया के साथ एक साझे का व्यापार करता है। देखो इसमें कितने लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं, एक है आपका नैमिष, दूसरा है रणवीर और तीसरा कौन है, अर्जुन है। इसका पूंजी दिया हुआ है 250, इसका पूंजी दिया हुआ है 400 और इसका पूंजी दिया हुआ है 300। 4 महीने के बाद नैमिष ने 150 रुपया और निवेश किया, तो ये जो नैमिष का पैसा है 250, ये कितने महीना तक लगा रहा, 4 महीना तक। अब ये 150 रुपया और इन्वेस्ट कर देगा, तब इसका पैसा कितना, 400 रुपया लगा रहेगा। और रणवीर 6 महीने के बाद, तो रणवीर का तो 400 अभी लगा है, 6 महीना तक इसका यही लगा रहेगा। और 6 महीना के बाद रणवीर क्या करता है, 100 रुपया वापस ले लेता है, 400 लगा था 100 वापस ले लेगा, तो ये 300। जबकि अर्जुन ने 8 महीने बाद 200 रुपया और निवेश किया, तो अर्जुन का ये पैसा 8 महीना तक लगा रहेगा। अब 8 महीने के बाद ये 200 रुपया और लगा देगा, मतलब अब इसका पैसा 500 रुपया लगा रहेगा। अब देखिए क्या है कि वर्ष के अंत में ये बिजनेस चला कितने वर्ष, तो 1 वर्ष, 1 वर्ष में 12 महीना होता है, 4 महीना तो लगा रहा नैमिष का पैसा। तो ये जो 400 रुपया है, ये नैमिष का 400, ये 8 महीना तक लगा रहेगा। ये रणवीर का पैसा 400 रुपया 6 महीने तक लगा था, तो 300 रुपया इसका नेक्स्ट 6 महीना में लगा रहेगा और उसका ये 4 महीना में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको लाभ का रेशियो निकल जाएगा कि इन सब में किस रेशियो में लाभ का बंटवारा होगा। इसको सॉल्व करके आप रेशियो निकाल लेंगे। जैसे रेशियो निकलेगा आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और आप इस क्वेश्चन को फिर तुरंत में सॉल्व कर लेंगे। बोला जा रहा था वर्ष के अंत में 1280 रुपया का लाभ हुआ, तो रणवीर का हिस्सा क्या है। बाबू रेशियो तो आप निकाल ही लोगे, रणवीर का भाग पूछा था, तो रेशियो में जो भी मान निकलेगा रणवीर के लिए, नैमिष रणवीर प्लस अर्जुन गुना 1280 आप कर दोगे और आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो ये निकलेगा कितना, 360 रुपया। कैलकुलेशन हमने बताया आपको, हम छोड़ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो कैलकुलेशन के पार्ट को आप अपने से करेंगे, आसान है, वो होगा आपसे। वीडियो को फिल्म की तरह नहीं चलाएंगे, देखेंगे, आप कॉपी कलम के साथ इसको देखिएगा तो उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। चलिए, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, सॉरी
14 का जो आंसर आएगा बाबू सॉल्व करने के बाद वो 420 रुपया आएगा। वो कितना आएगा? 420 आएगा, सॉरी, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित धनराशि ब्याज की दर से 9 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। देखिए कॉन्सेप्ट आपको पता है कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। 9 साल में दुगुना हो गया, इसका मतलब अमाउंट कितना? 2 गुना का मतलब 200%। तो जो एसआई होगा वो 100% एसआई हुआ। 100% एसआई कितने समय में हुआ? तो 9 साल में हुआ, 9 साल लगा। पूछा तो वही राशि कितने वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा? तो मूलधन तो 100%, अमाउंट हो गया 500%, तो जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? 400% हो जाएगा। तो 400% होने में कितना समय लगेगा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 36 ईयर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए मित्र, लॉकडाउन का समय चल रहा है, अभी क्लास नहीं चल रही है, बहुत दिक्कत है हम लोगों के साथ। अभी हम लोगों को घर में ही रहना है, तो इसलिए आप सभी घर में रह के थोड़ा बहुत तकलीफ़ हो रहा होगा समझने में भी, हम समझ पा रहे हैं। उतना व्यवस्था भी अभी नहीं है पास में कि आप लोगों को एक एक चीज़ समझा सके, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें और इसको अच्छे से देखें समझें, ठीक है। थैंक यू।